हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों का केवीएस एनवीएस का टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा और भी कई सारे पेपर जो केवीएस एनवीएस ने कराए हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे एक भाई ने पीडीएफ भेजी थी कि टीजीटी स्पेशल की आंसर की बना दीजिए और उसको बता दीजिए। अगर आपको भी अपने किसी सब्जेक्ट की आंसर की बनवानी है तो आप मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, अपनी पीडीएफ सेंड कर दीजिए, तो मैं उसकी भी बना दूंगा। अगर आप टीजीटी स्पेशल एजुकेटर वाले हो तो यहाँ पर आपको जो आपके 60 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूंगा और बहुत अच्छे से करा दूंगा। 100% आपके क्वेश्चन वो उसका आंसर सही आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी जब आयोग की आंसर की आ जाएगी तो उससे भी हम लोग मैच कर लेंगे और तब भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जितने भी आंसर बताऊँगा वो सब सही हो गए। आप भी देख सकते हो कि लगभग सभी सही हो गए। और दोस्तों, अगर आपने अपने क्वेश्चन मिलान कर लिए हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने 60 में से कितने मार्क्स का कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपके 60 में से कितने नंबर आ रहे हैं। देखो, जो 40 नंबर वाला पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो उसमें तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने मार्क्स आपके बनेंगे। वो तो आपने जैसा लिखा होगा या एग्जामिनर आपको जितने मार्क्स देगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पर जो ये 60 मार्क्स है इनका हिसाब लगा सकते हैं, कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने गलत हुए, उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 60 के 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लो। मैं आपको पूरा पढ़ के उसके आंसर जो है वो भी पढ़ के और उसको टिक लगा के सब कुछ आराम से यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी अगर आप कहेंगे तो जो 40 पोर्शन वाला है डिस्क्रिप्टिव, उसके भी मैं आंसर आपको बता दूंगा, बट उससे ये अनुमान नहीं लग पाएगा कि कितने मार्क्स उसमें आपके आएंगे। बाकी आपको किसी और सब्जेक्ट की भी आंसर की अभी बनवानी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मेरे पीडीएफ सेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर की। चलो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जिन भाई ने ये मुझे बुकलेट भेजी है तो देखो इसमें क्वेश्चन पहला, दूसरा, जो तीसरा है वो आपके में तीसरा, दूसरा, चौथा भी हो सकता है। मतलब अलग अलग ये बुकलेट बनती है तो इसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसका क्या आंसर है वो बताऊंगा। तो उसी हिसाब से आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन जिस नंबर पे भी है, जब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, तो आप उसी हिसाब से उस पर टिक करते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर असर्शन यानी अभिकथन और कारण का था। तो इसमें सबसे पहला पूछा गया है अभिकथन में कि आंतरिक अभिप्रेरणा से अधिगम गहन होता है। तो देखो दोस्तों, ये बात 100% सही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है उससे अधिगम और गहन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें कारण इसमें पूछा गया है कि जब शिक्षार्थी स्वायत्तता को समझते और प्राप्त करते हैं तो वे हतोत्साहित महसूस करते हैं। तो यही बात यहाँ पर गलत हो जाती है। यहाँ पर हतोत्साहित लिखा हुआ है, मतलब डिमोटिवेटेड लिखा हुआ है, ये निगेटिव वर्ड हो गया। यहाँ पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर हतोत्साहित लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि जब बच्चे या जब शिक्षार्थी स्वायत्तता को समझते हैं या प्राप्त करते हैं तो वो हतोत्साहित नहीं होते बल्कि वो उत्साहित होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला, मतलब कथन ए जो है वो सही है, लेकिन इसका जो आर कारण है वो गलत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा 100%। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक समान शैक्षणिक प्रदर्शन के बावजूद अच्छे व्यवहार वाले छात्रों को लगातार अधिक अंक देता है, यह किसका उदाहरण है। देखो, कोई एक शिक्षक है, वो समान शैक्षणिक प्रदर्शन के बावजूद भी जो बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं उनको ज़्यादा अंक देता है। तो ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, आपने ये पढ़ा भी होगा। अब ऑप्शन में दिया है कि मानदंड, संदर्भित, श्रेणीबद्धता या हेलो प्रभाव या मानकीकरण या अनुशोधन प्रक्रिया। तो देखो, इसका सही आंसर होगा हेलो प्रभाव। तो अगर आपने इस वाले क्वेश्चन का हेलो प्रभाव लगाया है तो वो सही है आपका। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इसमें फिर से असर्शन यानी अभिकथन का पूछा गया है। इसमें पूछा है कि सहयोगात्मक अधिगम से सामाजिक कौशल के साथ साथ शैक्षणिक उपलब्धि में भी सुधार होता है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जब सहयोगात्मक अधिगम होता है तो उससे सामाजिक कौशल तो होता ही है, पर उसके साथ साथ शैक्षणिक
उपलब्धि में भी सुधार होता है। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। अब इसका कारण जो है वो देख लेते हैं। इसमें कहा है कि समूह प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत जवाबदेही की पूर्व शर्त है। ये चीज़ गलत हो गई। यहाँ पर समूह प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं, यहाँ पर समूह की ही जवाबदेही होती है, इसलिए ये कारण गलत हो गया। तो इसका भी आंसर जो होगा सही वो तीसरा ही होगा। मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है इसका वो गलत है। दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी अभिकथन से ही है। इसमें कहा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का उद्देश्य परीक्षा तनाव को कम करना है। तो ये बात 100% सही है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई है उसका उद्देश्य यही है कि परीक्षा तनाव को कम किया जाए। तो ये बात तो सही है। अब इसका कारण देखते हैं। कारण में लिखा है कि सभी स्कूलों में सीसीई ने योगात्मक परीक्षाओं को पूरी तरह से प्रतिपादित कर दिया है। मतलब इनका कहना है कि जो सीसीई है उसने रिप्लेस्ड कर दिया है समिटिव एग्ज़ाम को एंटायरली इन ऑल स्कूल। तो ये बात गलत है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो तीसरा ही सही होगा। मतलब इसमें ए तो सही है यानी अभिकथन सही है और आर गलत है यानी कारण इसका गलत है। तो इसमें देखो ज़्यादातर तीसरा ही ऑप्शन सही हो रहा है अभी तक। दोस्तों अगला पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा है, ये भी असर्शन का ही है, मतलब अभिकथन का ही है। अभिकथन इसमें दिया है कि शिक्षकों की अपेक्षाओं का छात्रों के अधिगम और प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि शिक्षकों की अपेक्षाओं का जो है वो छात्रों के अधिगम और प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है। अब इसमें इसका कारण लिखा है कि आत्मसम्मान कार्यों को हाथ में लेने की एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन इसका भी जो सही आंसर होगा वो तीसरा ही होगा, क्योंकि आत्मसम्मान कार्यों को हाथ में लेने की एक आंतरिक प्रेरणा है। ये बात भी गलत है। बाकी आयोग इसको क्या मानता है वो मैं आपको तभी बता दूंगा। अभी के लिए आप समझिए कि इसका भी आंसर जो है वो तीसरा ही सही है। अब दोस्तों यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी अभिकथन से ही है। देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रामाणिक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है और अधिगम परिणामों में सुधार लाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसमें कारण में लिखा है कि अधिगम एवं मूल्यांकन में आपसी संबंध नहीं होते। अब देखो कितनी गलत बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ लिखी है और यहाँ पर पूरा निगेटिव कर दिया। भाई अधिगम और एवं मूल्यांकन में आपसी संबंध होते हैं, इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर भी तीसरा ही सही है। मतलब अभिकथन तो सही है और उसका कारण गलत है। अब देखो दोस्तों सातवां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सार्थक अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। अब इसमें ऑप्शन ए में दिया है कि यह नए ज्ञान को पूर्व अनुभव से जोड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 में दिया है इसके लिए सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ये बात भी सही है। और इसमें तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर कि यह पूरी तरह से पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल गलत है कि यह पूरी तरह से पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है, मतलब रिपीटेशन। तो ये रिपीटेशन पर निर्भर नहीं करता है। बाकी इसमें चौथा ऑप्शन दिया है यह दीर्घकालिक प्रतिधारण को बढ़ावा देता है। तो ये बात सही है कि ये दीर्घकालिक प्रतिधारण को बढ़ावा देता है सार्थक अधिगम। तो इस हिसाब से आपका पहला, दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 में पहला, दूसरा और चौथा दिया हुआ है, तो इसका भी तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों फिर से 8वां क्वेश्चन आपके सामने असर्शन यानी कथन का आ गया है। तो इसमें देखो सबसे पहला जो कथन में पूछा है कि बुद्धि को एक निश्चित वंशानुक्रम गुण के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बुद्धि को केवल वंशानुगत ही नहीं बाकी पर्यावरणीय प्रभाव भी इस पर पड़ते हैं, इसलिए अभिकथन गलत है। अब इसका कारण देख लेते हैं। कारण में लिखा है कि मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण बुद्धिमत्ता को सटीक और व्यापक रूप से मापते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण बुद्धिमत्ता को सटीक और व्यापक रूप से मापते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चौथा, मतलब ए और आर दोनों ही गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के दौरान शिक्षक पूछता है यदि यह ऐतिहासिक घटना न घटी होती तो क्या होता। अब यह प्रश्न जो है वो मुख्य रूप से क्या विकसित करता है। ऑप्शन में है स्मरण क्षमता या अभिसारी सोच या काल्पनिक तर्क
या यांत्रिक स्मरण। तो इसका सही आंसर है काल्पनिक तर्क, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही है। इसमें 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि रचनावादी कक्षाओं की क्या विशेषता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ये बात सही है। ऑप्शन 2 में दे रखा है शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में देखा जाता है, तो ये बात भी सही है। तीसरे में दे रखा है कि निश्चित उत्तरों पर जोर दिया जाता है, तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कोई निश्चित उत्तरों पर ही जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और चौथा इसमें है कि सहयोगात्मक कार्य पर जोर दिया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब आपके जिस भी ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा दिया है वो बिल्कुल सही है, तो तीसरे ऑप्शन में पहला, दूसरा, चौथा दिया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक अलग अलग तैयारी स्तर वाले छात्रों के लिए कार्यों में बदलाव करता है, यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन में दिया था उपचारात्मक शिक्षण, उचित समावेशन, मानकीकरण या एकरूपता। इसका सही आंसर है सेकेंड वाला, उचित समायोजन। अब इसमें 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक विषम कक्षा में शिक्षक एक ही कार्य देता है लेकिन आवश्यकता के आधार पर अलग अलग स्तर की सहायता प्रदान करता है, यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्षमता के आधार पर समूह बनाना, या समान व्यवहार, या विभेदित शिक्षण, या पाठ्यचर्या विलय। तो इसका सही आंसर है तीसरा, यानी विभेदित शिक्षण। यहाँ पर 13वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्रों को सीखने को प्रदर्शित करने के लिए पोस्टर बनाने, निबंध लिखने या प्रस्तुति देने में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी जाती है, यह रणनीति निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाह्य पुरस्कार पर निर्भरता, तो ये बात गलत है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है नियंत्रण अभिप्रेरणा, तो ये भी गलत है। तीसरे में दिया हुआ है स्वायत्तता और आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन था प्रतिस्पर्धी तुलना, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 3 सही है, तीसरा। दोस्तों यहाँ पर 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी कहती है मैं गणित में बस खराब हूँ, शिक्षिका की किस प्रतिक्रिया से शिक्षार्थी को क्षमता का वृद्धिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन 1 में था कि अभी आपने इसमें कौशलता हासिल नहीं की है, कुछ कार्य विधियों पर काम करते हैं, फिर आप और मेहनत कर सकती हो, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी के इसमें निगेटिव दिए हुए हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन था कि हाँ लड़कियां अपनी आनुवंशिकता के कारण अक्सर गणित में संघर्ष करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसमें तीसरा था कि आप चिंता मत करो, बस 2 साल पढ़ लो फिर उसके बाद में गणित छोड़ देना, तो ये भी बात गलत थी। और इसके बाद में चौथा था कि आपकी किस्मत बुरी है, तो ये बात भी गलत थी। इसका मतलब इसका पहला ही आंसर सही था। इसमें 15वां क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह कार्य जमा करने से पहले छात्रों से एक चेकलिस्ट पूरी करने के लिए कहा जाता है, जिसमें इस तरह के सवाल जैसे कि क्या मैंने अपने उत्तरों को जांचा और औचित्य सिद्ध किया, क्या मैंने अपने तर्क की समीक्षा की। यह अभ्यास मुख्य रूप से निम्न को विकसित करेगा। ऑप्शन ए में दिया था सतही पूर्वाभ्यास, ऑप्शन 2 में था बाह्य विन्यास, और ऑप्शन 3 में था अभिज्ञानात्मक प्रबोधन, और ऑप्शन 4 में था मानदंड आधारित तुलना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, अभिज्ञानात्मक प्रबोधन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों को निम्न की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया था कि सभी शिक्षार्थियों के लिए गणित को मानकीकृत करना, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया हुआ है विकासात्मक विविधता को अपनाएं, तो ये बात सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 ही सही होगा। बाकी 3 में दिया हुआ था केवल विषय वस्तु, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथे में मूल्यांकन से बचे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर मिलान करने के लिए आपसे पूछा गया है, तो इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे से देखो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम 1 में दिया हुआ है निदानिक, और उसके बाद में रचनात्मक, और उसके बाद में योगात्मक, और उसके बाद में मानदंड संदर्भित, और इनके सामने लिखा हुआ है कि सत्र के अंत में मूल्यांकन, और दूसरे नंबर पे पूर्व ज्ञान की कमियों की पहचान करना, और तीसरे में निरंतर प्रक्रिया, और चौथे में पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदर्शन। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका वो सेकंड ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसमें जो निदानिक लिखा है उसके साथ में सेकंड आएगा पूर्व ज्ञान की कमियों की पहचान करना।
और बी में जो लिखा है रचनात्मक, उसके साथ में तीसरा आएगा मतलब निरंतर प्रतिक्रिया, ठीक है। और सी में लिखा है योगात्मक, तो उसके साथ में पहला आ जाएगा मतलब सत्र के अंत में मूल्यांकन, क्योंकि योगात्मक लिखा है तो योगात्मक जो होता है वो सत्र के अंत में ही मूल्यांकन होता है। और डी में लिखा है मानदंड संदर्भित करना, तो इसके लिए चौथा आ जाएगा यानी पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदर्शन, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 18वां क्वेश्चन जो है वो फिर से कथन का आ गया। इसमें पूछा गया है पहले कथन में कि दीर्घकालिक उपलब्धि के मामले में प्रदर्शन लक्ष्य निपुणता लक्ष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखी हुई है। अब इसके कारण में लिखा है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य समझने की बजाय तुलना पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखी हुई है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर, इसमें लिखा है कि गहन वैचारिक अधिगम के संकेतक क्या है, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा हुआ था विभिन्न संदर्भों में ज्ञान का हस्तांतरण करने की क्षमता, तो ये बात सही है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है विचारों को सुसंगत योजना में एकीकृत करना, तो ये बात भी सही है। तीसरे में लिखा हुआ है उच्च गति से रटने की क्षमता, तो यहाँ पर रटना आ गया, ये बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन में जहाँ पर भी 3 दिखा उसको तुरंत काट दिया, तो इस वाले क्वेश्चन का आपका जो आंसर सही रहेगा वो ऑप्शन ए सही रहेगा। दोस्तों अगला 20वां क्वेश्चन, इसमें फिर से मिलान का आ गया है, तो उसमें मिलान में करना था, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे लिखा है कूट लेखन, तो कूट लेखन के सामने आना चाहिए था आपका आगत इनपुट को स्मृति में परिवर्तित करना, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है पुनः प्राप्ति, तो इसके सामने आना चाहिए था आपका संग्रहित स्मृति तक पहुँच। फिर इसमें तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है विस्तार, तो सी के सामने आपका सेकंड ऑप्शन आना चाहिए था मतलब सार्थक संबंध बनाना। फिर डी में लिखा हुआ है संगठन, इसके सामने आपका तीसरा आना चाहिए था सूचना का संरचनाकरण, मतलब इसके हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21 में भी फिर से आपसे असेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कथन दिया है कि पुनर्बलन हमेशा सार्थक अधिगम और गहन वैचारिक समझ की ओर ले जाता है, तो ये तो बात सही है कि पुनर्बलन जो है वो सार्थक अधिगम और गहन वैचारिक समझ की ओर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा लिखा हुआ है तो हमेशा ऐसा नहीं होता, इस वजह से ये कथन गलत हो गया। फिर इसमें कारण लिखा है कि व्यवहारवादी सिद्धांत प्रत्यक्ष व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, तो यहाँ पर ये चीज़ भी बिल्कुल गलत लिखी हुई है। इस हिसाब से 21वें का सही आंसर होगा चौथा, मतलब ए और आर दोनों ही गलत है। दोस्तों 22वां क्वेश्चन फिर से मैचिंग वाला आ गया है, तो इसमें तो कुछ बदलना ही नहीं था, ये सीधा सीधा मिलान करना था, मतलब ए के सामने पहला ही और बी के सामने दूसरा ही, सी के सामने तीसरा ही और डी के सामने चौथा ही। तो आपने से जिसने भी इसमें पहला वाला आंसर टिक किया होगा वो आपका बिल्कुल सही है, मतलब आत्म प्रभावकारिता के सामने विशिष्ट कार्य बारे में अपनी क्षमता पर विश्वास, और दूसरे में था आरोपण, तो उसके सामने सफलता विफलता के कारणों की व्याख्या, और तीसरा था लक्ष्य अभिविन्यास, इसमें निपुणता बनाम प्रदर्शन आना चाहिए था इसके सामने, और डी में था अधिगम असहायता, तो इसके सामने नियंत्रण की कमी का आभास, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया था कि पहले में था यहाँ पर सीखना उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध का संचय है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा था इसमें ज्ञान का निर्माण अनुभवों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सक्रिय रूप से होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, मतलब 23वें का आपका दूसरा सही था। 24वां फिर से आपका कथन वाला आ गया। इसमें कथन में दिया था कि सभी व्यक्ति के लिए जीवन काल में बुद्धि लब्धि मूल्यांकन स्थिर रहता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, स्थिर नहीं रहता, ये बदलता रहता है, ठीक है। और कारण दिया था कि बुद्धिमत्ता पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पर बुद्धिमत्ता जो है वो पूरी तरह से आनुवंशिकता पे ही नहीं बल्कि इस पर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये दोनों ही गलत हो गए। तो 24वें का सही आंसर होगा चौथा, मतलब ए और आर दोनों ही गलत है। दोस्तों 25वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक विद्यालय सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण पद्धति को अपनाता है जिसमें छात्रों की भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार विषय वस्तु को अनुकूलित किया जाता है। यह निम्न में से सबसे अधिक मेल किससे खाता है। तो ऑप्शन ए में दिया था कि सार्वभौमिकता पर जोर देने वाला चरण सिद्धांत है, तो ये चीज़ गलत। और सेकंड ऑप्शन में दिया था कि सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत जो प्रासंगिक अधिगम पर जोर देता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे में व्यवहारवादी बताया था और चौथे में बुद्धि का निश्चय बताया था, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। इसमें सेकंड आंसर आपका सही है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या का अर्थ संरचना का अभाव नहीं है बल्कि इसके लिए निम्न की आवश्यकता है। ऑप्शन ए में दिया था गुणवत्ता को कम करना, तो ये बात तो गलत हो गई। ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया था स्पष्ट रूप से परिभाषित दक्षताओं के भीतर लचीले मार्ग, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन में एक समान गति दिया था, चौथे में छात्रों की पसंद पर पूर्ण निर्भरता दी थी, तो ये दोनों भी गलत है। इसका मतलब इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी प्रतिपुष्टि की मुख्य विशेषता कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया था समय पर दिया जाना, और ऑप्शन 2 में दिया था विशिष्ट, ऑप्शन 3 में दिया था सभी के लिए एक समान टिप्पणी, तो ये तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, और चौथे में दिया था क्रिया उन्मुख। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जिसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा आ जाएगा, तीसरा यहाँ पर कट जाएगा। तो ऑप्शन 3 में पहला, दूसरा, चौथा दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण, उसके बाद में ऑप्शन में दिया था मानव की सभी क्षमताओं को बुद्धिमत्ता का सटीक मापन कर सकता है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में दिया है सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होते हैं, तो ये चीज़ सही है। बाकी तीसरे में यहाँ पर शैक्षणिक सफलता का अनुमान लगाने के लिए एकमात्र, तो ये भी गलत। और चौथे में दिया था पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय, तो ये भी गलत। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही है 28 वाले का। यहाँ पर 29वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा में अभिप्रेरणा तब बढ़ती है जब, ऑप्शन में दिया था कार्य सार्थक हो, तो सही बात है। और ऑप्शन बी में दिया था सफलता के मापदंड स्पष्ट हो, तो ये भी बात सही है। और तीसरे ऑप्शन में दिया था कि भय उत्पन्न होता हो, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जहाँ भी दिखे उसको तुरंत काट दो। और चौथे में दिया था कि स्वायत्तता का सार्थक किया जाए, मतलब स्वायत्तता को सार्थक किया जाए, तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन 3 में आपको पहला, दूसरा और चौथा दिख रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही है। इसके बाद दोस्तों 30वां क्वेश्चन यहाँ पर फिर से कथन का आ गया। तो अभिकथन में पूछा है कि संज्ञानात्मक संघर्ष गहरे वैचारिक परिवर्तन को सुगम बनाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें कारण में पूछा है कि पूर्व बोध ज्ञान निर्माण में बाधा डालता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पूर्व बोध जो होता है वो ज्ञान के निर्माण में बाधा नहीं डालता, बाकी उसको सही करता है, ठीक है, उसमें सफलता देता है, निर्माण में बाधा बिल्कुल नहीं डालता, तो ये कारण गलत है। इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, मतलब अभिकथन सही है, और इसका कारण गलत है। यहाँ पर 31वां क्वेश्चन पूछा गया है कि महक इस बात पर जोर देती है कि उसकी राय सही है क्योंकि मेरे समूह में सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं, यह सबसे सीधे तौर पर इंगित करता है। ऑप्शन ए में दिया था उत्तर परंपरागत तर्क, ऑप्शन बी में सहकर्मी अनुरूपता, और ऑप्शन सी में पहचान निर्माण, और ऑप्शन 4 में स्वायत्ता नैतिकता। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही, मतलब सहकर्मी अनुरूपता। यहाँ पर 32वें क्वेश्चन में फिर से मिलान करना था। जिन पियाजे के सामने चरण संज्ञानात्मक पुनर्बलन के माध्यम से संज्ञानात्मक, मतलब इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका सही था। जिन पियाजे के सामने ये आ जाएगा, और लेव वाइगोस्की के सामने सामाजिक मध्यस्थता, और एरिक्सन के सामने यहाँ पर दूसरा, मतलब जीवन काल के दौरान उत्पन्न होने वाले मनोसामाजिक संकट, और बंडूरा के सामने चौथा अवलोकन संबंधी मॉडलिंग और आत्म प्रभाविकता, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है, ये सही है। दोस्तों यहाँ पर 33वां क्वेश्चन पूछा गया था कि कबीर का तर्क है कि विद्यालय के एक नियम को बदला जाना चाहिए क्योंकि यह नियम और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कबीर क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में था उत्तर पारंपरिक नैतिकता, ऑप्शन बी में था आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन सी में था यहाँ पर सामाजिक अनुबंध तर्क, और ऑप्शन डी में था दंड से बचने का तर्क। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि राहुल अकेले काम करने की तुलना में थोड़े अधिक सक्षम सहकर्मी के साथ काम करने पर बेहतर प्रदर्शन करता है, इससे यह स्पष्ट होता है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी ZPD से रिलेटेड था, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। इसके बाद में यहाँ पर 35वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कक्षा 8वीं की एक छात्रा माता पिता के अधिकार पर सवाल उठाती है और विकल्पों में स्वतंत्रता चाहती है, यह संभवतः निम्न को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थे कि पहल बनाम अपराध बोध, और दूसरा ऑप्शन था पहचान अवबोध, तीसरा था किशोरावस्था में स्वायत्तता की खोज, और चौथा था उद्योग बनाम हीनता। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही था, किशोरावस्था में स्वायत्तता की खोज। दोस्तों 36वां फिर से अभिकथन का ही क्वेश्चन आ गया है। इसमें कथन में पूछा गया है कि जैसे जैसे शिक्षार्थी कार्यों में
निपुण होते जाते हैं, आलंबन को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इसमें कारण दिया है कि अधिगम समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD के बाहर अधिगम जानकार अन्य लोगों की सहायता से होता है। तो ये बात यहाँ पर गलत है, यहाँ पर बाहर लिखा है ये गलत है, यहाँ पर अंदर होना चाहिए था तब सही रहता। तो इसका मतलब इसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर 37वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्म प्रभाविकता को बढ़ाने वाली स्थितियों में निम्न शामिल है। ऑप्शन ए में दिया था कि दक्षता की भावना उत्पन्न करने वाले निपुणता संबंधी अनुभव, तो ये बात सही है, ठीक है। और ऑप्शन 2 में दिया है महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया मौखिक प्रोत्साहन, तो ये भी बात सही है। और ऑप्शन 3 में दिया है शिक्षण द्वारा बार बार नकारात्मक टिप्पणियां करना, तो ये बिल्कुल गलत है। अब जहाँ पर भी तीसरा ऑप्शन आपको दिखा हो उसको बिल्कुल काट दो। और चौथे ऑप्शन में दिया था प्रयासों की सराहना और महत्व, यानी ये भी सही है। तो जिस ऑप्शन में आपका पहला दूसरा चौथा है वो सही है, मतलब पहले वाले ऑप्शन में पहला दूसरा चौथा दिया हुआ है। दोस्तों 38वां क्वेश्चन फिर से कथन का ही है। कथन है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों के लिए अनिश्चितता और त्रुटि के प्रति सहनशीलता आवश्यक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सहनशीलता होनी चाहिए। अब इसमें कारण दिया है कि त्रुटि रहित कक्षाएं गहन वैचारिक समझ को बढ़ावा देती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पर दिया है कि त्रुटि रहित यानी एरर फ्री, तो देखो जिन कक्षाओं में एरर होती है वो कक्षाएं अच्छी रहती है, एरर फ्री कक्षाएं नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ गलत है। जब बच्चा गलती करता है तभी सीखता है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन 3 सही रहेगा, मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर देखो 39वां क्वेश्चन जो है वो फिर से कथन का है। इसमें कथन दिया है कि समावेशी कक्षाएं सभी शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाती है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर कोई समावेशी कक्षा है तो उसका मतलब है उसमें दिव्यांग बच्चे भी होंगे, नॉन दिव्यांग बच्चे भी होंगे, सभी होंगे, तो उसमें सभी को लाभ पहुंचता है। अब इसका कारण दिया है कि विविधता के संपर्क में आने से सहानुभूति और सहयोगात्मक कौशल में वृद्धि होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब कोई विविधता में पढ़ते हैं लिखते हैं तो उनमें सहानुभूति भी आती है और एक दूसरे के प्रति मदद करने का भी उनका कौशल बढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। यहाँ पर दोस्तों 40वां क्वेश्चन दिया है कि एक समावेशी मूल्यांकन ढांचे में निम्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए में था एकल उच्च स्तरीय परीक्षण, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 में था अधिगम प्रदर्शन का लचीलापन, तो लचीलापन यहाँ पर बिल्कुल सही है, मतलब इसका ऑप्शन 2 ही सही है। तीसरे में मानदंड दिया था तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और चौथे में मानकीकरण दिया था ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब 40वें का दूसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पर 41वां क्वेश्चन दिया है कि जब विद्यार्थियों को अस्थायी शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है जिसे धीरे धीरे वापस ले लिया जाता है तो उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। यह इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि सीखना, अब आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, ये लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से लिया गया है। मतलब चौथा ऑप्शन जो दिया है सामाजिक रूप से मध्यस्थ और संरचित यानी स्कैफोल्डेड, तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन सही था, सामाजिक रूप से मध्यस्थ और संचरित। यहाँ पर 42वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण इस सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है कि विकास क्रमिक होता है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया था विकास अप्रत्याशित आवेश के साथ होता है, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में दिया था भावनात्मक परिपक्वता शारीरिक परिपक्वता से पहले आती है, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरे में यहाँ पर दिया हुआ था बाद की क्षमताएं पहले की दक्षताओं पर आधारित होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा पहले जो कुछ सीख लेता है बाद में उसको सीखने में और आसानी होती है। चौथे में दिया था सभी बच्चे एक ही गति से विकसित होते हैं, तो ये भी गलत है, सभी बच्चे एक गति से विकसित नहीं होते, तो इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 43वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण बताता है कि किशोरावस्था के शुरुआती दौर में अक्सर सत्ता को चुनौती क्यों दी जाती है। तो पहला ऑप्शन था यौनारंभ के दौरान संज्ञानात्मक प्रतिमान, तो ये गलत है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर उभरती अमूर्त तर्क शक्ति और पहचान की खोज, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी तीसरे में मूर्त भावनात्मक अस्थिरता और चौथे में माता पिता के प्रति लगाव में कमी, तो ये चीज़ गलत है, इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है। 44वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सूक्ष्म गति कौशल का विकास स्थूल गति नियंत्रण के बाद क्यों होता है। अब देखो इस ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला दिया है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत यानी प्रोक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल, और दूसरा दिया है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत।
तीसरा तो निरंतरता सिद्धांत, तो ये तो गलत है। बाकी चौथा संवेदनशील अवधि सिद्धांत, ये भी गलत है। तो यहाँ पर पहले और दूसरे में डाउट है। आयोग इसको क्या मानेगा? वैसे तो अगर इसको आयोग मानेगा तो पहला ही मानेगा, प्रोक्सी मोडिस्टल, लेकिन हो सकता है क्योंकि सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत भी इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर आपने पहला लगाया है तो सही है, दूसरा भी लगाया है तो ये आयोग के आंसर की आएगी, तभी इसका पता चल पाएगा। 44वें का 45वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक शिक्षक ने देखा कि एक विद्यार्थी विज्ञान में जटिल तर्क वितर्क तो कर लेता है, लेकिन गणित में अमूर्त तर्क वितर्क में उसे कठिनाई होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि ऑप्शन ए में था विकास सभी क्षेत्र में एक समान है, तो यह गलत है। दूसरे में था संज्ञानात्मक विकास सभी विषयों में समान रूप से होता है, ये भी चीज़ गलत है। तीसरे में था विकास विभिन्न संदर्भों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकता है, तो ये बात सही है। चौथे में था विद्यार्थी ने औपचारिक संक्रियात्मक चरण प्राप्त नहीं किया, तो ये चीज़ भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 46वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्यकालीन बाल्यावस्था के दौरान कौन सी शैक्षणिक अनुदेशात्मक पद्धति मूर्त से अमूर्त तर्क की ओर संक्रमण में सर्वोत्तम सहायता करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी प्रत्यक्ष प्रस्तुतियों से प्रतीकात्मक सामान्यीकरण की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होना। तो तीसरा ऑप्शन इसमें यही सही है। इसके बाद में 47वां फिर से अभिकरण का आ गया है। इसमें सबसे पहले पूछा गया है अभिकथन में कि किशोरावस्था के प्रारंभिक चरण में साथियों का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है, तो ये सही बात है। जब बच्चा किशोर होता है तो उस पर उसके साथियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और कारण में यहाँ पर पूछा गया है कि पहचान निर्माण का विकासात्मक कार्य सहकर्मी सत्यापन पर निर्भरता बढ़ाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही करता है। मतलब यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दोस्तों इसमें 48वां क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला था। मतलब ऑप्शन ए में दिया था कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसके सामने आना चाहिए था कि व्यापक गति कौशल सूक्ष्म गति कौशल से पहले आती है। और बी में दिया था कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो इसके सामने पहले ही आ जाना चाहिए था आनुवंशिक प्रवृत्तियों और प्रासंगिक कारकों की परस्पर क्रिया। ठीक है, और इसमें तीसरे में दिया था कि विकास क्रमिक होता है, तो यहाँ पर चौथा आ जाएगा कि बाद के कौशल पहले के कौशलों की नींव पर आधारित होते हैं। ठीक है, चौथा दिया था कि विकास सामाजिक संदर्भ में मध्यस्थ होता है, तो इसमें तीसरा आ जाएगा निर्देशित सहभागिता के माध्यम से सीखना होता है। मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों यहाँ पर 49वां क्वेश्चन था कि 7वीं कक्षा का एक छात्र मुहासों को लेकर अत्यधिक सचेत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हर कोई उसे देख रहा है। यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में था व्यक्तिगत मिथक, ऑप्शन बी में था उद्योग उन्मुखीकरण, ऑप्शन सी में है काल्पनिक दर्शक और ऑप्शन डी में है यहाँ पर संरक्षण। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, काल्पनिक दर्शक यानी इमेजिनरी ऑडियंस। दोस्तों 50वां क्वेश्चन फिर से यहाँ पर असर्शन का ही दिया हुआ है। तो इसमें कथन दिया है कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसका कारण दिया है कि आमतौर पर सूक्ष्म गति यानी मोटर समन्वय से पहले बड़ी मांसपेशियाँ गतिविधियाँ विकसित होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर 51वां क्वेश्चन जो है वो फिर से मिलान करने वाला है। अब इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि कुछ यूट्यूबर है जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत बताया है, गलत तरीके से। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है विकास की तीव्रता, तो इसके सामने आएगा लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि। ठीक है, यहाँ पर बी में दिया हुआ है द्वितीयक यौन लक्षण, तो बी के सामने यहाँ पर आएगा तीसरा यानी नर और मादा को अलग करने वाले लक्षण का विकास। फिर तीसरे में यहाँ पर दिया हुआ है हार्मोन में बढ़ोतरी, तो इसके सामने यहाँ पर आ जाएगा चौथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का सक्रियण। और यहाँ पर चौथे में दिया हुआ है अतुल्यकालिक विकास, तो इसके सामने आ जाएगा दूसरा यानी शारीरिक और भावनात्मक परिपक्वता का असमान समय। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है, बाकी सब गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। इसके बाद 52वां क्वेश्चन है कि किशोरों की वास्तविकता की तुलना आदर्श मानकों से करने और सामाजिक व्यवस्थाओं की आलोचना करने की प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो इसका
ऑप्शन में दिया हुआ था आत्म केंद्रित वर्क, और ऑप्शन बी में दिया हुआ था अमूर्त आदर्शवादी, ऑप्शन 3 में दिया था वस्तु स्थायित्व, और ऑप्शन 4 में केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अमूर्त आदर्शवाद। यहाँ पर 53वां क्वेश्चन जो है वो है कि यह सिद्धांत कि विकास एक क्रमिक तरीके से पूर्व की क्षमताओं पर आधारित होता है दर्शाता है कि, ऑप्शन ए में दिया था असतत, ऑप्शन बी में दिया था अनुक्रमिक, और ऑप्शन सी में दिया था यादृच्छिक, और ऑप्शन 4 में दिया था पूरी तरह से वंशानुगत। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, मतलब अनुक्रमित यानी सिक्वेंशियल। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 भी यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अब इसमें भी आप देख लीजिए, इसका सबसे पहले इसमें दिया है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, तो इसके सामने आएगा व्यवस्थित रूप से परिकल्पनाएं उत्पन्न करने और उनका परीक्षण करना, ठीक है, उनका परीक्षण करने की क्षमता। फिर दूसरा दिया था कि किशोरावस्था की आत्म केंद्रिता, तो इसके सामने आ जाएगा बढ़ी हुई आत्मचेतना, ठीक है। और सी में दिया हुआ है अभिसंज्ञान, इसके सामने आ जाएगा अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता। फिर डी में दिया हुआ है काल्पनिक दर्शक, तो इसके सामने आ जाएगा सेकंड वाला, यानी यह विश्वास कि दूसरे लोग लगातार स्वयं को देख रहे हैं। तो इस हिसाब से इसका भी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, कौन सा कथन विकास के अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्यवहार पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है क्योंकि पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्तित्व का निर्माण केवल वातावरण द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। तीसरे में दिया हुआ है आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो ये भी गलत है, एक दूसरे के साथ करते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं करते, ठीक है। और चौथा यहाँ पर दिया हुआ है विकास जैविक और पर्यावरणीय प्रभाव के बीच परस्पर संबंध का परिणाम है, तो ये बात बिल्कुल सही है, मतलब 55 का चौथा आंसर सही है। इसके बाद 56वां क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में करियर संबंधी आकांक्षाओं को प्रभावित करने वाली लिंग भूमिकाओं के बारे में सांस्कृतिक मान्यताएं निम्न कारकों के प्रभाव को दर्शाती है। ए में दिया है वृहक कारक, बी में दिया है संवेदी प्रेरक प्रक्रियाएं, और 3 में दिया है दीर्घ कार्यशील स्मृति की सीमाएं, और चौथे में दिया है शीर्षगामी विकास। तो इसका सही आंसर पहला है वृहक कारक। यहाँ पर 57वां क्वेश्चन है कि साक्षरता से समृद्ध घरेलू वातावरण में पले बढ़े छात्र में सीमित शैक्षिक अनुभव वाले सहपाठियों की तुलना में बेहतर कथावाचक कौशल दिखाई देता है। कौन सा दृष्टिकोण इस अंतर को सबसे अच्छी तरह से समझता है। तो यहाँ पर देखो परिवार की बात हो रही है और सहपाठियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर कठोर परिपक्वता तो नहीं होगा, स्थिर बुद्धि भी नहीं होगा, या मनोविश्लेषण भी नहीं होगा। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। 58वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बीज गणित की समस्याओं को हल करने के दौरान मार्गदर्शन संबंधी संकेत प्रदान करता है और धीरे धीरे सहायता वापस ले लेता है। अब जब सहायता दी और फिर धीरे धीरे सहायता वापस ले ली, तो आप खुद ही समझ लीजिए ये इसके फोल्डिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया हुआ है आलम्बन यानी इसके फोल्डिंग, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर 59वां यानी 59वां क्वेश्चन जो है वो भी कथन का है। इसमें कथन में दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण से पहले नैदानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो ये सही बात है, ठीक है। और इसमें कारण दिया है कि विशिष्ट अधिगम अंतरालों की पहचान उपचारात्मक शिक्षण के लिए एक पूर्व शर्त है, तो ये भी सही बात है और ये इसका सही व्याख्या करता है। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। दोस्तों हमारा लास्ट यानी 60वां यानी 60वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों की आंतरिक संरचनात्मक क्षमता को स्वतंत्र रूप से कर पाने की क्षमता मानकर बहुत अधिक उदाहरण दिए। विद्यार्थी के प्रदर्शन में गिरावट आई, सबसे संभावित कारण कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया था यहाँ पर अपर्याप्त बाह्य पुरस्कार, तो ये तो गलत है। ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है कार्यकारी स्मृति क्षमता का अत्यधिक अनुमान लगाना, तो ये बात सही है। और ऑप्शन 3 में दिया था अत्यधिक आंतरिक अभिप्रेरणा, और ऑप्शन 4 में खराब योगात्मक मूल्यांकन, तो ये सब नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको 60 के 60 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने खुद भी इसका एनालिसिस अच्छे से किया होगा। आपके 60 में से कितने नंबर सही है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की इसकी आएगी तो मैं आपको सब कुछ यहाँ पर समझा दूंगा।
चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।